हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है और आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए। मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2 पार्ट में करा चुकी हूँ, मैं सीक्यूज करा चुकी हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आज हम कवर करेंगे। इससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आज का पहला क्वेश्चन? हाउ इज द एनर्जी रिलीज्ड एंड स्टोर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स इन अ रेस्पिरेशन। तो इनका कहना है एनर्जी जो है, हाउ इज द एनर्जी रिलीज्ड और स्टोर। तो बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है वो डायरेक्टली स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूं, ये क्या है ADP, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पर है एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बेटा यहाँ पर जब मैं एक और फॉस्फेट जोड़ती हूँ तो इस बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो स्टोर हो जाती है, राइट। जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो इस बॉन्ड को बनाने में एनर्जी क्या हो गई? स्टोर हो गई। अब जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, राइट। तो एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कैसे रिलीज होती है, समझ में आ गया? जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, द एनर्जी इज रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज होती है इज डायरेक्टली कलेक्टेड इन एटीपी। वो रिलीज्ड एनर्जी डायरेक्टली कलेक्ट होती है किसमें? एटीपी में, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। किसके फॉर्म में बेटा? केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? कलेक्ट हो जाती है, मतलब स्टोर हो जाती है, राइट। जब एडीपी, हम किसकी बात कर रहे हैं? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, तो ये एनर्जी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के फॉर्म में, राइट। दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, जब ये बॉन्ड टूटेगा, एंड यूटिलाइज व्हेनेवर रिक्वायर्ड एटीपी। तो यहाँ पर जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो यही बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा इन द फॉर्म ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जितनी एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज हुई थी उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है, मैं बताती हूँ। ये क्या है? वो पैसा जो आपने कमाया और स्टोर कर दिया बैंक में। कहाँ पर स्टोर कर दिया? बैंक में। अब जब आपको ज़रूरत है तो आप बैंक जाओगे, पैसा निकालोगे, तो पैसा निकालोगे तो आपको एनर्जी फिर से वापस मिल जाएगी, है ना? मिल जाएगी कि नहीं? तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो हमने उसमें एनर्जी स्टोर कर दी। बॉन्ड क्या है बेटा? जल्दी बताइए। बॉन्ड है बैंक। तो बैंक में आपने एनर्जी को स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जब आपको निकालना है तो बॉन्ड जो बैंक है उससे आपने निकाल लिया, बॉन्ड को तोड़ दिया, तो एनर्जी आपको मिल जाएगी, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बच्चे थोड़ा लेट आए हैं बेटा
फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। राइट, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैन एंड ईस्ट व्हेन डज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो मैन में और ईस्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है बेटा? देखिए ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, मैं क्या बात कर रही हूँ, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज क्या होता है बेटा? हमारे अंदर जो पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो सारा का सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। राइट, एरोबिक कंडीशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब ऑक्सीजन खत्म हो गया, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना है तो एनर्जी चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। राइट, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है कब? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, और इसे हम कहते हैं, इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और क्या बनता है जल्दी बताइए? और बनता है लैक्टिक एसिड। यहां पर क्या बनता है जल्दी बताइए? यहां बनता है बेटा लैक्टिक एसिड। तो यहां बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। क्लियर है? वहीं पर ईस्ट में मैं बात करूं तो ईस्ट में क्या होता है बेटा? ईस्ट में भी क्या होता है जल्दी बताइए? ईस्ट में होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनेगा जल्दी बताइए? इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बेटा बनेगा हमारा एल्कोहल मतलब इथेनॉल प्लस CO2। क्या बनेगी? CO2, इथेनॉल प्लस CO2। ये कहाँ हो रहा है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जो स्केलेटल मसल है बेटा, कौन है? स्केलेटल मसल जो है वो क्या करती है जल्दी बताइए? वो करती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। राइट, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी बनता है। कितना बनता है? 2 एटीपी। तो देखिए इन मैन, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन मैन इट अकर्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ह्यूमन में, मैन का मतलब है ह्यूमन, राइट? ऐसा नहीं है कि मैन आदमी, आदमी मतलब मेल, ऐसा नहीं है। मैन का मतलब है ह्यूमन। जब ह्यूमन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कब हो जाती है? ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है? जो पायरुविक एसिड बना किससे? ग्लाइकोलिसिस से, इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। राइट, तो पायरुविक एसिड जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में। वाई द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। किसकी मदद से? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। वहीं पर मैं ईस्ट की बात करूं तो यहां पर ईस्ट में क्या होता है? इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहां पर क्या होता है बेटा? जल्दी बताइए। यहां पर 2 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एक ही एंजाइम इन्वॉल्व होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। वहीं पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है
पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, राइट। क्या होता है? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। दूसरा एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो होता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑन ऑक्सीडेशन विच ऑफ दीज रिलीज मोर एनर्जी। अगर हम बात करें इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इनके ऑक्सीडेशन पे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, उसे ऑर्गेनाइज करना है हमें अरेंजिंग ऑर्डर में, है ना। अरेंज करना है इनको, तो हम कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इनको। तो बेटा देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी? फैट की। किसकी? फैट की। तो 1 ग्राम फैट जो है वो 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है, राइट। अगर मैं फैट की बात करूं, किसकी बात करूं? फैट की, तो इसकी एनर्जी हम बात कर रहे हैं। फैट जो होता है वो कितनी एनर्जी देता है? 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम, राइट बेटा। वहीं पर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होता है वो कितनी एनर्जी देता है? 5.65, कितनी दे रहा है? 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, राइट। वहीं पर मैं ग्लूकोज की बात करूं, किसकी बात करूं? ग्लूकोज की बात करूं, राइट। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देता है पर ग्राम। क्लियर है? इतना हुआ या नहीं? बताइए, समझ में आया कि नहीं? अब बताइए खुद ही आप। यहां पर 1 ग्राम फैट है तो वो इतनी एनर्जी देगा, 1 ग्राम प्रोटीन है तो वो कितनी देगा? 5.65 किलो कैलोरी एनर्जी, राइट। फिर यहां पर 1 ग्राम ग्लूकोज है तो ये कितनी देगा? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके, इतना क्लियर है। यहां पर 0.5 ग्राम क्या है? प्रोटीन है। 0.5 ग्राम क्या है? प्रोटीन है। 1 ग्राम कितना देता है? 5.65 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्योंकि हाफ है ना, हाफ ग्राम है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो कितना आएगा यहाँ पर? जल्दी बताइए, ये कितना होगा? 2.825 हो गया। कैसे? 2 2 जा 4 कैरी, और ये जो 1 था इधर आ गया, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 जो है 5 जा 10 आ गया, राइट। तो ये हो गया हमारा हाफ ग्राम का, ये है 0.5 ग्राम प्रोटीन का, राइट। किसका है? प्रोटीन का। प्लस हम क्या कर रहे हैं? 0.5 ग्राम ग्लूकोज का कर रहे हैं, तो 0.5 ग्राम ग्लूकोज का क्या होगा? 1 ग्राम का कितना है? 4.1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है? जल्दी बताइए। ये आ रहा है हमारा 2.05। कितना आ रहा है? 2.05। तो यहां हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है? जल्दी बताइए। ये आएगा हमारा 5757। कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं ऐसे कैलकुलेट कर रही हूं, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देख लेना पहले। 2.825 और कितना है? 2.050, राइट। तो देखिए यहां कितना आ रहा? 5784। आप सिंपल सी बात है, देख लीजिए ये किसका है? इसका है। अब देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा? फैट का, तो फैट नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद प्रोटीन। अब यहां बताइए 4.8 ज्यादा है, ये हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4.9 मान लें, है ना, क्योंकि 4.875 है, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसे कितना मान लेते हैं? 4.9, राइट। तो ये 4.9 है और ये 4.1 है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा फैट का, सबसे ज्यादा होगा फैट का। उसके बाद होगा 1 ग्राम प्रोटीन का। उसके बाद होगा 0.5 ग्राम प्रोटीन।
प्लस 0.5 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी बताइए। 0.5 ग्राम हमारा, यहां पर एक मिनट थोड़ा इधर से लिख लूं, यहां देखिए, यहां होगा हमारा 1 ग्राम फैट, उसका ज्यादा होगा किससे, 1 ग्राम प्रोटीन से। 1 ग्राम प्रोटीन का ज्यादा होगा 0.5 ग्राम प्रोटीन प्लस 0.5 ग्राम ग्लूकोज, और इसका ज्यादा होगा किससे, 1 ग्राम ग्लूकोज से। तो सबसे कम किसका होगा, ग्लूकोज का, सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 ग्राम फैट का। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम आगे बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़ जाए। देखिए, तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है बेटा, 1 ग्राम ऑफ फैट रिलीज मोस्ट एनर्जी। 1 ग्राम फैट जो होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। बट आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, जब फैट सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है तो जब हम वीक रहते हैं, हमें वीकनेस होती है, हमें चक्कर आते हैं, तो हमें ग्लूकोज क्यों दिया जाता है, हमें फैट क्यों नहीं दिया जाता, हमें घी क्यों नहीं पिलाया जाता, हमें क्यों चॉकलेट खिलाई जाती है, क्यों हमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकॉन डी है वो घोल के दिया जाता है, क्यों हमें फ्रूट जूसेस दिए जाते हैं? राइट, आपके मन में डाउट तो आ रहा होगा, बिल्कुल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो गलत बात है, दिक्कत की बात है, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो वो मैं आगे बताऊंगी, है ना, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी सिर्फ हम एनर्जी रिलीज की बात कर रहे हैं। आप देखिए, द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में है, फैट में, फिर 1 ग्राम प्रोटीन में, फिर 0.5 ग्राम प्रोटीन प्लस 0.5 ग्राम ग्लूकोज में, और सबसे कम जो है वो किस में, 1 ग्राम ग्लूकोज में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है। क्या हो रही है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इन स्केलेटल मसल। नॉर्मली एनएरोबिक पूछते हैं, बट यहाँ पर एरोबिक पूछा है। तो अगर हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कराएं, ग्लाइकोलिसिस चाहे एरोबिक हो एनएरोबिक हो, दोनों में क्या बनेगा, यहां पर ग्लाइकोलिसिस हो रही है एरोबिक कंडीशन में। किस कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में। तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए, कुछ अलग बनेगा क्या, नहीं, क्या बनेगा मैम, यहां बनेगा पायरुविक एसिड। क्या बनेगा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो यहां बन गया बेटा पायरुविक एसिड। दूसरा है एनएरोबिक फर्मेंटेशन इन ईस्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है बताइए, एनएरोबिक फर्मेंटेशन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ईस्ट की प्रेजेंस में, इन ईस्ट। तो क्या करती है बेटा, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है। तो क्या मिलेगा आपको, यहां बताइए क्या मिलेगा, इथेनॉल प्लस CO2। क्या मिलेगा, इथेनॉल प्लस CO2। नॉर्मली आपको अल्कोहल भी कह सकते हैं। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। ओके, चलिए बेटा, तो देखिए यहां पर क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, यहां क्या बन रहा है, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और क्या, CO2 रिलीज हो रही है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइट बेटा, चलिए, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन,
मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ETS इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। तो बेटा सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में ETS जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है वो कहाँ चलती है, कहाँ लोकेटेड होती है? तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ETS जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें कितने कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं ETS में? 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। तो ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट, इट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैंने जब आपको ETS पढ़ाया था तो वहां पर मैंने क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा, स्टेट बाय द रेस्पिरेटरी पाथवे इज रिफर्ड टू एज एम्फीबॉलिक पाथवे। तो यहां पर इनका कहना है कि रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं, राइट? रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं? और एम्फी का मतलब क्या होता है बेटा? एम्फी का मतलब होता है डुअल, राइट? एम्फीबॉलिक का मतलब होता है डुअल पाथवे। तो मतलब यहां पर क्या होती है, कैटाबॉलिज्म भी होती है और एनाबॉलिज्म भी होती है। तो यहां पर क्या होती है बेटा, दोनों रिएक्शंस होती है, कैटाबॉलिज्म भी और क्या होती है, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड। यहां पर हम कंपाउंड का क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन। यहां पर क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन। तो हमने देखा है ना बेटा कि सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, फैट और एक्सक्यूज मी प्रोटीन जो होता है वो भी किस में पार्टिसिपेट करता है, रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये पहले कन्वर्ट होते हैं, जो हमारा मैं बात करूं प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं डाइजेशन के थ्रू, राइट? डाइजेशन में यही अमाइनो एसिड जो है बने हैं, ये अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, अलग अलग स्टेप्स पे ये परफॉर्म करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? तो जो प्रोटीन है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम, एंड ये फिर पार्टिसिपेट करते हैं फर्दर रिएक्शन में। वैसे ही जो फैट है पहले वो डाइजेस्ट होंगे किसमें, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड में, और ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो है, ये जो ग्लिसरॉल है ये PGAL में कन्वर्ट होता है, एंड जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमने एम्फीबॉलिक पाथवे में पढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशंस भी हो रहा है कंपाउंड का, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है। और हमने नॉर्मली अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको छोटे लेवल पे ये पता है कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, बट ये कंप्लीटली सही नहीं है। कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है, कुछ प्रोडक्ट ब्रेक भी होते हैं, इसलिए से हम एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाबॉलिक पाथवे। तो हमारी जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो क्या है, एनाबॉलिक पाथवे, ना कि सिर्फ कैटाबॉलिक। ओके चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन, फैटी एसिड एंड प्रोटीन
आर डिग्रेडेटेड, ठीक है, ये किसमें टूटते हैं, डिग्रेडेट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में, किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, राइट बेटा। ये डायरेक्ट प्रोटीन जो है पहले पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होता है, बट इन्होंने एक बोल दिया कॉमन कि ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, किसमें डिग्रेडेट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में। टू एंटर द, क्यों डिग्रेडेट हुए ये, क्योंकि इनको रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होना है, शामिल होना है, राइट। सब्सटेंसेस आर withdrawn from the respiratory pathway, इनका कहना है substances are withdrawn from the respiratory pathway during the synthesis of fat, ठीक है। तो जब फैट की सिंथेसिस करनी होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, तो इन्हीं सब्सटेंस को कहाँ से विड्रॉ कर लिया जाता है, रेस्पिरेटरी पाथवे को। ये मैंने आपको एम्फीबॉलिक पाथवे में पढ़ाया है, राइट। एंड आर यूज्ड इन द एनाबॉलिज्म, और इन्हीं सबस्ट्रेट को यूज करते हैं एनाबॉलिज्म में, मतलब फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट में। फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, तो सब्सटेंस के फॉर्मेशन को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, एंड ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, राइट बेटा। तो सब्सटेंस का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, सब्सटेंस का ब्रेक डाउन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। Since the respiratory pathway is responsible for the catabolism and anabolism, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पाथवे जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती दोनों के लिए, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म के लिए, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एम्फीबॉलिक पाथवे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हुई या नहीं, जल्दी बताइए। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं फेस करनी पड़ी होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए बेटा। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड, है ना। जब ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की लिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना। राइट द 3 मेटाबॉलिक फैट्स ऑफ पायरुविक एसिड इन एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशन एज सीन इन द डायग्राम। ओके भाई, चलिए। तो यहां पर क्या करा इन्होंने? ये ग्लूकोज है, कौन सा कलर है पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कलर दिखते नहीं है। ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो इस प्रोसेस को हमने कहा ग्लाइकोलिसिस। ये क्या हो गई? ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस को होने के लिए एरोबिक एनारोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दोनों कंडीशन में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एरोबिक कंडीशन होगी तभी मैं क्या करूंगा, बताइए, ग्लाइकोलिसिस करूंगा, या एनारोबिक कंडीशन होगी तभी मैं ग्लाइकोलिसिस करूंगा। बोलता फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो हम तो ग्लाइकोलिसिस करेंगे। आगे क्या होना है, फेट ऑफ पायरुवेट क्या है, वो यहां से डिसाइड होता है। तो जो पायरुविक एसिड बना, अगर एरोबिक कंडीशन हुई तो पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी बताइए? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अगर एनारोबिक कंडीशन है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, मतलब इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड में, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो इतना समझ में आया। एसिटाइल कोएंजाइम कब बनेगा? एरोबिक कंडीशन में। एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन, राइट। तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनेगा, मतलब यहां पर क्या और मैं स्पेसिफिक कर दूं तो क्या बनेगा? इथेनॉल। इथेनॉल बनेगा किसमें? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, प्लस CO2 बनेगा, राइट। चलिए बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको फेस करनी पड़ी क्या? जल्दी बताइए। तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी
अभी तक फेस करनी पड़ी होगी। तो देखिए लैक्टिक एसिड जो है ये बना, पहला जो कंपाउंड ये बोल रहा है लैक्टिक एसिड, इन्होंने एनारोबिक कंडीशन ले ली पहले, फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, राइट। इनका कहना पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बना। ओके, इथेनॉल की हम बात करें तो दूसरा जो है कंपोनेंट जो बना वो क्या बना, इथेनॉल। कब बना, फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड अंडर एनारोबिक कंडीशन इन ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट में एनारोबिक कंडीशन हुई तो क्या बना, पायरुविक एसिड, सॉरी क्या बना, इथेनॉल। थर्ड है एसिटाइल कोएंजाइम। थर्ड क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम कब फॉर्म हुआ, फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड अकरिंग विथिन द माइटोकॉन्ड्रिया अंडर एरोबिक कंडीशन। तो एरोबिक कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन के दौरान कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो हम आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बेटा, व्हाई इज पर्सन फीड विथ ग्लूकोज और अ फ्रूट जूस इंस्टेड ऑफ चीज सैंडविच दैट्स माइट बी गिव मोर एनर्जी व्हेन अ पर्सन इज फीलिंग डिजी। जब एक पर्सन को चक्कर आ रहे हैं, राइट, तो उसे क्यों यहाँ पर फ्रूट जूस या ग्लूकोज फीड कराया जाता है इंस्टीड ऑफ चीज सैंडविच। तो चीज सैंडविच का नाम सुनकर तो पहले ही मुंह में पानी आ गया होगा, सलाइवा आ गया होगा ना लोगों के, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। बट हम क्यों नहीं चीज सैंडविच खिलाते हैं, क्यों हम ग्लूकोज या यहाँ पर फ्रूट जूस देते जब एक इंसान को चक्कर आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि फैट, चीज क्या है, फैट है, चीज क्या है, फैट है, और फैट में तो 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी होती है पर ग्राम, और ग्लूकोज में तो हमने पढ़ी है 4.1 किलो कैलोरी होती है। फिर क्यों हम ग्लूकोज का यूज कर रहे हैं, क्यों हम फैट का यूज नहीं कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये सिंपल फॉर्म है, राइट, ये डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं पर जो फैट है, फैट जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, पहले ये डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, राइट, फिर ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसमें टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर किसी को चक्कर आ रहा है तो हमें तुरंत उसे एनर्जी देने की ज़रूरत है, तो हम क्या देंगे, उसको ग्लूकोज देंगे, ग्लूकॉन डी देंगे, उसको फ्रूट जूस पिलाएंगे, उसको चॉकलेट खिलाएंगे, है ना, इंस्टीड ऑफ हम क्या बताइए, चीज सैंडविच का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। अब देखिए ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, है ना, तभी तो बोलते हैं, वो ग्लूकॉन डी का एड दिखाते तो बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी, क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी। तो यहाँ पर ग्लूकोज क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी एज इट एब्जॉर्ब एंड रीचेस द ब्लड, राइट। तो क्योंकि ये सिंपल फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है, तो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर क्या होगा, जल्दी बताइए, तुरंत ये सेल में पहुंच जाएगा, इसका तुरंत क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मिल जाएगी, राइट। बट चीज सैंडविच की अगर मैं बात करूं तो चीज सैंडविच में क्या है, फैट है, फैट जो है रिक्वायर्ड टाइम टू डाइजेस्ट, राइट। और आपने सुना होगा, है ना, डाइजेशन चैप्टर पढ़ के आए आप 11th क्लास में, लाइफ प्रोसेस में आप डाइजेशन चैप्टर पढ़ के आए, वहां पर आपने पढ़ा होगा फैट, प्रोटीन और किसका, हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो फैट का जब डाइजेशन होता है बेटा, तो फैट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड में, वो कहाँ पर, विलाय में एब्जॉर्ब होता है, राइट। और विलाय में भी एब्जॉर्ब होता है, काइलोमाइक्रोन जो है एक लेयर फॉर्म होती है प्रोटीन की, फैट के ऊपर इमल्सिफिकेशन होता है कि नहीं होता है,
फिर वो विलाई में एब्जॉर्ब होता है, लैक्टेल्स में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद काइलोमाइक्रोन जो बनते हैं ये फिर जाता है ब्लड में, फिर ब्लड में जाके फिर सेल में जाएगा, फिर वहाँ पर पहले ब्रेक डाउन होगा, ये सेपरेट होगा, फिर आगे की प्रोसेस होगी, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है वो, राइट। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। एज सिक पीपल नीड टू इमीडिएट एनर्जी सप्लाई, तो सिक पीपल को तुरंत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर दे आर फीड विथ ग्लूकोज और गिवन फ्रूट जूस, तो उनको हम क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे या फ्रूट जूस देंगे। हम उन्हें चीज़ सैंडविच नहीं खिलाएंगे क्योंकि चीज़ सैंडविच उन्हें तुरंत एनर्जी नहीं देगा, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब भाई ग्लूकोज नहीं है तो हम क्या करें, जल्दी बताइए, ग्लूकोज नहीं है तो हम क्या करें, ग्लूकोज नहीं है तो आप उसको शक्कर ही पिला दो, शक्कर का पानी पिला दो, राइट। किसका पानी पिला दो, शक्कर का पानी पिला दो, क्योंकि शक्कर में क्या होता है, सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा डाइजेशन में जितना एक फैट में डाइजेशन में टाइम लगेगा, राइट। तो हमें सिंपली क्या पिलाना होता है, ग्लूकोज पिलाना होता है। आगे बढ़े बेटा, चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन एंटिटीज लिविंग सच एज ह्यूमन एंड एंजियोस्पर्म इन एरोबिक कंडीशन वाई। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है क्या, लिविंग एंटिटीज जैसे कि ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है क्या, बिल्कुल होती है। अभी हमने बात करी थी कि क्या हो रहा है, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप में बहुत सारा जोश चढ़ गया, यार हमें तो अपनी फिजिक बनानी है, अच्छी बॉडी शॉडी चाहिए। लड़के लोग सोचते हैं कि हम पहले कॉलेज जाने से पहले अच्छी खासी बाइसेप्स होने चाहिए हमारे, है ना, क्या होने चाहिए, बाइसेप्स होने चाहिए, अच्छी चेस्ट होनी चाहिए, तो वो ये सोचते हैं और फिर वो जिम जाना शुरू करते हैं, मोटिवेशन लेते हैं पहले तो, है ना, अच्छी अच्छी इमेजेस देखेंगे, मोटिवेशन लेंगे और फिर वो जिम जाना शुरू करेंगे। पहली दिन तो मस्त, ओ भाई आज तो ना फुल मोटिवेशन के साथ आए तो हम तो सब कुछ लगाएंगे, पुशअप्स स्क्वाट सब लगाएंगे, लेग्स हैंड सब करेंगे, है ना, चाहे तो क्रॉसफिट सब करा लो, कार्डियक करा लो। और फिर जब जैसे ही दूसरे दिन की बारी आती है, आज नहीं जाना, आज तो बुखार आ रहा है, आज तो बहुत पैर दुख रहे हैं, मम्मी प्लीज चाय ला दो, बेड पे उठते ही नहीं बन रहा आज तो, है ना। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा पहले पड़े रहते थे, काम धाम करना नहीं है ना, एक्सरसाइज करनी नहीं है, तो आपके अंदर हमारे जो बॉडी होती है, सेल्स होती है, उसने क्या ली, ऑक्सीजन जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से ले रही थी, राइट। अब आपको वो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, ब्रेक डाउन के लिए। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितना ऑक्सीजन आ रहा है उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन आ रहा है ब्रेक डाउन के लिए, जितनी आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है। बट अब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट आपके अंदर ऑक्सीजन तो उतनी ही आ रही है, तो क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। स्टार्टिंग में एरोबिक ही होगा बट फिर क्या होने लगेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा मतलब लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन होगा। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन होगा तो आपके पैर में, थाइस में, नीचे, है ना, काप्स में, आपके यहाँ बाइसेप्स में क्या भर जाएगा, लैक्टिक एसिड। काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, मीठा मीठा दर्द जो होता है ना, वो मीठा मीठा दर्द होगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपली मसाज कराना ऑयल से, है ना, वो लैक्टिक एसिड जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में और निकल जाएगा, और आप फिर क्या हो जाओगे, फिर से तैयार हो जाओगे, किसके लिए, जिम जाने के लिए, मोटिवेशन के लिए, राइट। क्लियर है या नहीं। तो बेटा छोड़ोगे तो फिर से वो तो दिक्कत होगी, इसलिए कंटिन्यू करो, सिंपल सी बात है, कंटिन्यू करो। तो एथलीट्स तो रोज भागते हैं, एथलीट्स तो रोज भागते हैं, है ना, जो गेम्स खेलते हैं जो लोग, वो तो रोज गेम खेल रहे हैं, उनके तो लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा, क्योंकि बेटा उनकी बॉडी अडॉप्ट हो चुकी है, उनको जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस गेम को खेलने के लिए या एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करने के लिए, उनकी बॉडी वैसे ही क्या हो चुकी है, अडॉप्ट हो चुकी है, उतना ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कम होगी, बहुत कम होगी एज कंपेयर टू यू, है ना, समझ में आया, पक्का। चलिए, तो बिल्कुल होती है। नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन बींग्स में क्या होती है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल कंडीशंस में ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, टेक्स प्लेस, ओके, इन इंस्टेंस कंडीशन, इंस्टेंस कंडीशन मतलब जिम वाली कंडीशन, सच एज हैवी एक्सरसाइजेस, राइट। हैवी एक्सरसाइजेस, आपने सोचा आज तो मैं 4 किलोमीटर 5 बजे उठ के 4 किलोमीटर दौड़ के आऊंगा,
तो दौड़ के पहले आप 1 किलोमीटर नहीं चढ़ते थे, अब 4 किलोमीटर का मोटिवेशन आया और आपने 4 किलोमीटर दौड़ लिए, है ना। तो भाई हैवी एक्सरसाइज हुई कि नहीं आपके, नॉर्मल कंडीशन डेली कंडीशन के हिसाब से ये जो एक्सरसाइज है ये हैवी हो गई आपके लिए। तो यहाँ पर मसल्स रिक्वायर्स टू मच एनर्जी, भाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब मैं भागूंगी तो मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी। कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी कहाँ से मिलेगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, फैट के ब्रेकडाउन से। पहले टूटेगा क्या, ग्लूकोज, राइट। तो मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन है नहीं, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा नहीं, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, चाहते नहीं हैं हम, फिर भी हमें क्या कराना पड़ेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है इससे कम एनर्जी ही मिलेगी, हम एरोबिक रेस्पिरेशन कराएंगे तो हमें 38 या 36 एनर्जी एटीपी एनर्जी मिलेगी, एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे। बट अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे तो हमें 2 ही एटीपी मिलेंगे। बट सिंपल सी बात है, एक ना हो इससे अच्छा है, अगर 38 बहुत बड़ा अमाउंट है आपके लिए, 38 एटीपी सिंपल सी बात बहुत बड़ा है, और उन 38 के सामने 2 एटीपी बहुत कम है। बट सिंपल सी बात है, 0 से तो बड़ा है, ना से तो अच्छा है ना। तो अगर एटीपी हो गई नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो आप नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको 2 एटीपी मिल जाती है, अगर आपको थोड़ा सा पानी मिल जाता है, तो आप सोचते हो चलो थोड़ी प्यास तो बुझी ना। तो यहाँ पर ये जो 2 एटीपी एनएरोबिक कंडीशन में मिल रहे हैं, ये आपको थोड़ी सी उम्मीद और देते हैं, किसके लिए, एक्सरसाइज के लिए, राइट। तो यहाँ पर हैंस कंज्यूम्स मोर एनर्जी टू बी एबल टू प्रोड्यूस दैट एनर्जी विच रिजल्ट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, thereby causing the muscle cells to make lactic acid। तो यहाँ पर मसल सेल जो होंगे वो क्या बनाएगी, लैक्टिक एसिड। फिर आप करोगे बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, आज तो उठते ही नहीं बन रहा, प्लीज आप ना मेरे बेड पे खाना लाकर दे दो। क्लियर है या नहीं, तो वो किस वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। थ्रू एनएरोबिक respiration to meet their energetic needs. Under deficient conditions of oxygen, yeast cell carry out anaerobic respiration to form ethyl alcohol and carbon dioxide. Right? क्लियर है या नहीं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन 10 की डिमांड क्या है, क्या बोल रहा है ये, एरोबिक रेस्पिरेशन हैज मोर एफिशिएंसी, है ना। तो सिंपल सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको इसको जस्टिफाई करना है कि कैसे एक एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, किसकी बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में, राइट किस में कन्वर्ट करते हैं, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, किस में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये पार्टिसिपेट करता है किस में, क्रेब्स साइकिल में, किस में, क्रेब्स साइकिल, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, क्या है, ग्लाइकोलिसिस। दूसरी प्रोसेस जो है ये क्या है, लिंक रिएक्शन। ये कब होती है बेटा, ग्लाइकोलिसिस तो एरोबिक एनारोबिक कंडीशन दोनों में होती है, बट लिंक रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी ये किस में होगी, आपकी एरोबिक कंडीशन में। यहाँ हम बात करें तो ये क्या है, हमारी क्रेब्स साइकिल, क्या है, क्रेब्स साइकिल। ये भी क्या है, क्रेब्स साइकिल, क्या है, क्रेब्स साइकिल। अब बात आती है कि बेटा यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड जो है
उनको 2 एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट किया और 2 क्रेब्स साइकिल चली। अब यहाँ पर देखना, हम जरा बही खाता उठा लेते हैं, है ना, हम अभी हिसाब किताब करते हैं अपने किसका, पैसे का, राइट। तो यहाँ पर हम अपनी करेंसी का हिसाब किताब करते हैं। तो यहाँ से मिलती है हमें 2 ATP प्लस 2 NADH, राइट। यहाँ मिलते हैं हमें 2 NADH। इन दोनों प्रोसेस का मैं एक ही जगह लिख रही हूँ, तो यहाँ मिलेंगे मुझे 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP, राइट। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये जो मैं बोल रही हूँ ये कौन सा है जल्दी बताइए। मैंने आपको 2 सटल सिस्टम पढ़ाया है, क्या पढ़ा है, 2 सटल सिस्टम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 2 सटल सिस्टम। पहला सटल सिस्टम कौन सा है, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। क्या है, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, राइट। तो मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम में कितने एटीपी बनते हैं बाद में लिख लेंगे, पहले ये भी लिख लेते हैं। ग्लिसरॉल, दूसरा सटल सिस्टम कौन सा है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम, राइट। तो बेटा यहां पर एरोबिक कंडीशन में ये 2 सटल सिस्टम जो है, यहां पर इसकी कितनी एटीपी बनती है, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम में 38 एटीपी और यहाँ पर ग्लिसरॉल फॉस्फेट में 36 एटीपी। तो ये तो हो गया एरोबिक की बात, राइट। एनएरोबिक में सिर्फ कितने मिलता है, 2 एटीपी। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर एनएरोबिक में सिर्फ कितनी एटीपी मिलेगी, एनएरोबिक में सिर्फ 2 एटीपी मिलेगी। कितनी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी मिलेगी और वो 2 एटीपी भी कब बनती है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान पर, राइट। तो यहाँ सिर्फ 2 एटीपी बनती है और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, एरोबिक की। किसकी बात कर रही है, एरोबिक की। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो हम यहाँ पर इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, इन दिस प्रोसेस अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कैन यील्ड अप टू 36 एटीपी मॉलिक्यूल। तो अगर इन्होंने 36 एटीपी मॉलिक्यूल कहा है, मतलब कौन सा सटल सिस्टम वर्क कर रहा है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम, राइट। क्लियर है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन देयर आर ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ग्लूकोज के फ्रॉम एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर वो एनारोबिक कंडीशन में प्रेजेंट है तो सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्म होंगे। वहीं पर एरोबिक कंडीशन में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के 36 या 38 एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, विच इन कंपैरिजन इज लेसर देन एरोबिक रेस्पिरेशन, हेंस एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट, राइट। तो बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट। चलिए, तो क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। तो बेटा यहीं पर आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने किसी टॉपिक को छोड़ दिया होगा तो वो टॉपिक भी मैंने अच्छे से यहाँ समझा दिया आपको क्वेश्चन के थ्रू। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके।
इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विथ एडवांस थ्योरी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है, बट आपके एनसीईआरटी में उसका डिस्कशन नहीं किया गया। और ये थ्योरी हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक वाइज। इसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपका सिर्फ थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग ना हो, आपका क्वेश्चन पार्ट, आपका रिवीजन पार्ट और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते रहे। इस पॉइंट को हमने ध्यान में रखकर ये प्लेलिस्ट कंप्लीट की है, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बनने वाली है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल है, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है फ्री एजुकेशन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।